चटर्जी उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो बाहर से आ रही है, लगता है बाहर कोई है। कदमों की आहट को सुनते ही चटर्जी और चार्ली दोनों तुरंत मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलने लग जाते हैं। जब वो दोनों मंदिर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के बाहर ही एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने अपने एक हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। वो आदमी काफी हट्टा कट्टा था, करीब 40 की उम्र का, लंबी लंबी दाढ़ी और बेढंगे तरीके से पहने हुए कपड़े। जैसे ही वो आदमी चटर्जी और चार्ली को देखता है घबरा जाता है और अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपाने लग जाता है, जैसे उसके हाथ में कोई चीज हो जो वो चार्ली और चटर्जी से छुपाना चाहता हो। चटर्जी तुरंत उस आदमी को घूरते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये क्या छुपा रहे हो? वो आदमी चटर्जी और चार्ली को देखकर इतना घबरा गया था कि कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। चार्ली तुरंत बोल पड़ता है, सर यही तो है इस शमशान घाट का डोम का राजा। चटर्जी उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये है डोम का राजा। वो आदमी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? डोम का राजा? कौन डोम का राजा? मैं डोम का राजा नहीं हूँ, मैं तो भैरव हूँ। चटर्जी चार्ली की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये तो अपना नाम भैरव बता रहा है चार्ली, और तुम तो इसे डोम का राजा बोल रहे हो। चार्ली तुरंत उस आदमी से बड़े ताव से कहता है, अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू ही है ना जो यहाँ आई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करता है। वो आदमी पलट कर कहता है, हाँ करता तो मैं ही हूँ, पर मैं डोम का राजा नहीं हूँ, मैं भैरव हूँ। चार्ली उस आदमी पर चिढ़ते हुए कहता है, अरे पागल, लाशों को जलाने वाले को ही डोम का राजा कहते हैं, तुझे नहीं पता क्या? इतने सालों से ये काम कर रहा है, फिर भी इतनी सी बात नहीं पता तुझे? वो आदमी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लेता है, कहता कुछ नहीं है। चार्ली कुछ और कहता उससे पहले ही चटर्जी बोल पड़ता है, ये अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? भैरव हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं है साहब। चटर्जी झट से बोल पड़ता है, अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो अपने हाथ पीछे क्यों छुपा रहा है? सामने कर। भैरव के हाथ कपकपाने लग जाते हैं, पर वो अपने हाथ आगे नहीं करता है। चटर्जी चार्ली को आंखों से इशारा करते हुए कहता है, चार्ली जरा देखना क्या है इसके हाथ में। चार्ली तुरंत अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और जबरदस्ती भैरव का हाथ उसकी पीठ के पीछे से आगे करने लग जाता है। भैरव चार्ली को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मैं सच कहता हूँ। चार्ली रौब जमाते हुए कहता है, चल आगे कर अपना हाथ, मैं कहता हूँ आगे कर, बड़ा आया कुछ नहीं है तेरे हाथ में कहने वाला। चार्ली के हाथ में कुछ चीज पकड़ाई में आ जाती है और वो तुरंत बोल पड़ता है, कुछ नहीं है तेरे हाथ में? तो ये क्या है फिर? चार्ली जब भैरव के हाथ की चीज उसके हाथ की पकड़ से छुड़ा लेता है और अपना हाथ आगे करता है तो देखता है कि उसके हाथ में एक शराब की छोटी बोतल थी। भैरव उनसे शराब की बोतल छुपा रहा था। चार्ली उस शराब की बोतल को देखते हुए चटर्जी से कहता है, सर इसके पास तो ये अद्दा है, लगता है ये यही लेने के लिए गया था, तभी यहाँ पर नहीं था। इसने तो दिन में ही शुरू कर दी। बताओ, पीने का भी एक वक्त होता है, पर ये तो काम के वक्त ही पीने लग गया। भैरव मुंह बनाते हुए कहता है, क्या काम साहब, आप देख नहीं रहे 3-4 दिन से बारिश ही हो रही है, जिस कारण मेरा धंधा चौपट हो रखा है। सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, जिस कारण लाशें नहीं जल पा रही हैं, इसलिए ये लेने चला गया था ताकि पीकर कुछ सुकून मिल सके। चटर्जी भैरव को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तो तू ये पीने के लिए मंदिर में आ रहा था? भैरव तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, मंदिर में नहीं आ रहा था, मैं तो इसे लेकर अपने ठिकाने पर जा रहा था, पर मंदिर से आवाज सुनाई दी तो बस वही देखने आ गया था कि मंदिर के अंदर कौन है, और आप दोनों दिख गए। चटर्जी भैरव को घूरते रहता है, कहता कुछ नहीं। भैरव अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दीजिए ना साहब, आइंदा ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मेरी मजबूरी समझिए, काम नहीं था इसलिए चला गया था, वरना मैं काम के वक्त कभी नहीं पीता हूँ। चटर्जी जानता था कि भैरव से बहस करना बेकार था, इसलिए वो सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, ठीक है, ये बता, तेरे पास कमली की लाश भिजवाई थी उसका अंतिम संस्कार करने, तो उसकी लाश को तूने जला दिया था ना? भैरव अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कमली? कौन कमली साहब? चटर्जी को जवाब देता उससे पहले जिस तरह चटर्जी ने चार्ली को कमली के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह चार्ली भैरव को कमली के बारे में बताते हुए कहता है, अरे वही कमली जो देह का व्यापार करती थी, उसके चर्चे तुमने नहीं सुने क्या? 1 महीने पहले भेजी थी ना उसकी लाश यहाँ पर। भैरव अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, यहाँ तो आए दिन कई लाशें आती रहती हैं जलने के लिए, अब सबके नाम थोड़ी पूछते रहते हैं, हम तो सीधे जला देते हैं।
चैटर्जी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, चार्ली, इसे फोटो दिखाओ कमली की। चार्ली तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और कमली की फोटो निकालकर भैरव को दिखाते हुए कहता है, ये रही कमली, देख ले इसे अच्छे से, अब आया कुछ याद। भैरव कमली की फोटो देखने लग जाता है। जैसे ही भैरव कमली की फोटो देखता है, उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं, आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लग जाता है। इन सब चीजों को देखकर चैटर्जी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, तभी भैरव इतना घबरा रहा था कमली की तस्वीर देखकर। चैटर्जी गुस्से के साथ भैरव से कहता है, अरे चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं, बता इसकी लाश का तूने दाह संस्कार किया था या नहीं। भैरव डर के साथ ही हकलाते हुए कहता है, हाँ साहब, इसकी लाश यहाँ पर आई तो थी दाह संस्कार के लिए 1 महीने पहले। चटर्जी झट से बोल पड़ता है, तो फिर उसकी लाश को जला दिया था ना तूने। भैरव कुछ देर रुक जाता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और फिर अगले ही पल हिचकिचाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ साहब, जला दिया था। चटर्जी भैरव की आंखों का डर भांप लेता है और उसे गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, सच सच बता, झूठ मत बोल, लाश को जलाया था या नहीं। भैरव अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, बता, झूठ मत बोल, लाश को जलाया था या नहीं। भैरव अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, बता, झूठ मत बोल, लाश को जलाया था या नहीं। भैरव अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ साहब, जला दिया था। चटर्जी भैरव को घूरते हुए ही कहता है, सच बोल। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये साहब बार बार उससे एक ही बात क्यों बोल रहे, अब बता दो दिया कि जला दिया था इसने। ये साहब भी ना भैरव के पीछे ही पड़ गए, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। चटर्जी भैरव पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, चुप क्यों है, सच बोल, कमली की लाश को जलाया था या नहीं। भैरव एक लंबी आह भरते हुए कहता है, नहीं साहब, नहीं जलाया था। जैसे ही भैरव ये जवाब देता है, चार्ली शॉक्ड रह जाता है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये भैरव तो बदल गया। चार्ली कुछ और सोच पाता उससे पहले ही चटर्जी तुरंत चार्ली से पूछ पड़ता है, अगर जलाया नहीं था तो फिर क्या किया था उसकी लाश के साथ तूने। भैरव कुछ जवाब नहीं देता है, खामोशी के साथ खड़ा रहता है। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वो उस पल को याद करने से भी घबरा रहा हो। चटर्जी गुस्से के साथ भैरव से फिर पूछ पड़ता है, चुप क्यों खड़ा है, मेरे सवाल का जवाब दे, क्या किया था तूने उसके शरीर के साथ। भैरव घबराते हुए जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया था साहब, जो किया था उसने किया था। चटर्जी अपनी दोनों भवें एक साथ ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, उसने किया था, किसने, क्या किया था। भैरव लंबी लंबी आहें भरते हुए जवाब देता है, साहब मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस रात क्या हुआ था। चटर्जी चिढ़ते हुए कहता है, अरे पहले तू बता तो हुआ क्या था। भैरव चार्ली और चटर्जी को सब कुछ बताते हुए कहता है, साहब 1 महीने पहले जब कमली की लाश यहाँ पर लाई गई थी तो उसकी लाश को लाते लाते ही शाम हो गई थी। अब मैं शाम को तो उसकी लाश को जला नहीं सकता था ना, तो मैंने उसकी लाश को वैसे ही पड़ा रहने दिया, ये सोचकर कि अगली सुबह जला दूंगा। इतना कहकर भैरव चुप हो जाता है और बारी बारी चटर्जी और चार्ली के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। चटर्जी गुस्सा करते हुए कहता है, अरे चुप क्यों हो गया, बता ना आगे क्या हुआ था। भैरव हिचकिचाहट के साथ कहता है, साहब पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। चटर्जी गुस्से के साथ ही कहता है, तू बता तो पहले भैरव, अगर तू फिर रुका ना तो तेरी खैर नहीं। चटर्जी का गुस्सा देखकर भैरव अगले ही पल बोल पड़ता है, साहब उस दिन ना दिन में ही बहुत सारी लाशें आ गई थी, करीब 5-6, उनको जला जला कर मैं थक गया था। फिर जब शाम हुई तो थकान मिटाने के लिए मैंने एक अद्धा चढ़ा लिया था। चार्ली बीच में बोल पड़ता है, तो उस दिन भी तूने काम के वक्त पी रखी थी। भैरव कहता है, काम के वक्त कहाँ पी थी साहब, वो तो काम के बाद पी थी। चटर्जी गुस्सा करते हुए कहता है, तूने जब भी पी हो मुझे कोई मतलब नहीं, तू ये बता कमली की लाश का क्या हुआ। भैरव पलट कर कहता है, साहब मेरा ना अद्धा चढ़ाकर हो गया था और मैं यहीं पर शमशान में सुकून के साथ बैठा हुआ था, पर तभी मुझे एक अजीब सी गंध आने लग गई। चटर्जी भैरव को टोकते हुए कहता है, गंध, कैसी गंध। भैरव जवाब देता है, सड़ी हुई लाश की गंध। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अब शमशान में रहेगा तो सड़ी हुई लाश की गंध तो आएगी ही ना, इसमें क्या नई बात है। भैरव तुरंत बोल पड़ता है, साहब नई बात है, क्योंकि सड़ी हुई लाशों की गंध सहने की तो मुझे आदत हो गई है, पर उस रात ऐसी गंध आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी लाशें सालों से सड़ रही हो।
जब मैंने उस गंध का पीछा किया तो पता चला वो गंध किसी और लाश में से नहीं, बल्कि जो कमली की लाश में से आ रही थी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा था। एकदम से उसमें से ऐसी गंध कैसे आने लग गई थी। पहले तो नहीं आ रही थी। मुझसे वो गंध बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसको रात ही रात में जला दूंगा, ताकि अगला अद्धा जो रखा हुआ था उसे भी सुकून के साथ पी सकूं। मैंने कुछ ही देर में सारी तैयारी कर ली थी उसकी लाश को जलाने की। पर जब मैं उसकी लाश को जलाने के लिए जा रहा था, तब भैरव के इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो कमली की लाश को जलाने वाला था। रात का वक्त था। शमशान में भैरव के अलावा कोई और नहीं था। कमली की लाश वहीं पर रखी हुई थी जिस पर कफन चढ़ा हुआ था। भैरव लाश जलाने के लिए लकड़ियों की सेज तैयार कर रहा था। भैरव नशे में था, जिस कारण वो लकड़ियां भी ढंग से नहीं उठा पा रहा था। भैरव नशे में लकड़ियों की सेज तैयार करते हुए कहता है, ये लड़की को ना मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या खाती थी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। अगर अब इसे जल्दी से नहीं जलाया तो मैं तो ये बदबू सूंघ कर ही बेहोश हो जाऊंगा। भैरव यही सब बड़बड़ाते हुए लकड़ियां जमाए जा रहा था। शव की सेज तैयार हो गई थी और वो कमली की लाश को उठाने के लिए जा रहा था। भैरव कमली की लाश को उठाने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, और वो हवा का झोंका इतनी तेज आया था कि शमशान घाट की मिट्टी उड़ने लग जाती है, जो सीधे भैरव की आंख में घुसने लग जाती है। भैरव अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये आंधी कहां से आ गई? कुछ ही देर में जब हवा का झोंका रुक जाता है तो भैरव देखता है कि कमली की लाश पर का कफन उड़ गया था। कमली का शरीर दिखने लग गया था। भैरव नशे में कहता है, यह हवा भी ना मेरा काम बढ़ा रही है। इतना कहकर भैरव फिर कमली के शव को उठाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। भैरव ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी कहीं से ढेर सारा धुआं वहां पर जमा होने लग जाता है। देखते ही देखते इतना सारा धुआं जमा हो जाता है कि भैरव को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। भैरव हैरानी के साथ कहता है, ये इतना सारा धुआं कहां से आ रहा है? अभी तक तो मैंने इसकी लाश को जलाया ही नहीं है, फिर ये धुआं कैसा? धुआं धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि तभी भैरव को उसके सामने धुएं में एक आदमी नजर आने लग जाता है। अंधेरे में होने के कारण उस आदमी का चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, बस आंखें नजर आ रही थी जो पीले रंग में चमक रही थी। जब भैरव उस आदमी की पीली आंखें देखता है तो डर जाता है। भैरव डर के साथ कहता है, कौन है?